नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारे पास डेटा टाइप। आप डेटा टाइप को पढ़े उससे पहले कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं जिससे डेटा टाइप को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखो, यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है आपके पास रो डेटा, दूसरा होता है आपके पास डेटा, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन। जब भी बात रो डेटा की होती है तो रो डेटा का सिंपल सा मतलब होता है अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। जो भी फैक्ट है जिनको अभी तक प्रोसेस नहीं किया है या जिनको अभी तक हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो ऐसे फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रो डेटा बोलते हैं। सपोज करो आपने किसी सर्वे के लिए फॉर्म भरवाया, ठीक है। अब सर्वे के फॉर्म का जो डेटा आपके पास में आया, ठीक है, वो डेटा फिलहाल आपके पास कैसा है, अनऑर्गेनाइज डेटा है। अब जो सर्वे का है, हो सकता है आपने उसको ऑनलाइन फॉर्म की हेल्प से भरवाया या हो सकता है कि आपने उसको पेपर की फॉर्म में रखा हो। तो अभी तक आपने उस डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो ऐसे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रो डेटा बोलते हैं। एक बार जब आप इस डेटा को प्रोसेस कर लेते हो तो जो ये प्रोसेस डेटा होता है, प्रोसेस जो फैक्ट होते हैं बिकम्स डेटा। ये जो आपका प्रोसेस फैक्ट होंगे या जिनको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, जिनको आपने किसी न किसी फॉर्मेट में स्टोर करवा लिया है, तो उसके बाद वो क्या बन गया है, डेटा बन गया है। और इस डेटा से अगर आप किसी भी तरह का कोई मीनिंगफुल इंसाइट ले पा रहे हो, आप किसी भी तरह का कोई मीनिंगफुल इंसाइट अगर आप ले पा रहे हो, तो वो जो मीनिंगफुल इंसाइट है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का काम करेगी। सपोज करो जो डेटा था वो आपके पास कोई सीरीज ऑफ लिस्ट था, सीरीज ऑफ लिस्ट था। अगर आप इस सीरीज ऑफ लिस्ट में से अगर आप एवरेज नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो वो एवरेज नंबर आपके लिए क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंसाइट है। तो जो एवरेज जो आएगा, वो एवरेज निकल के जो आएगा वो आपके लिए यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा। जब तक आपका डेटा अनऑर्गेनाइज था, अनप्रोसेस था, तब तक वो क्या था, रो डेटा था। एक बार आपने उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करवा लिया, डेटा को प्रोसेस कर लिया, तो उसके बाद वो क्या बन गया, कंटेंट आपका डेटा बन गया। अब जो डेटा हमारे पास होता है, ये डेटा कई वैरायटी में आता है। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, तो जवाब मिला कि नाम क्या है हमारा, कि नाम क्या है, सलमान। फिर हमने पूछा कि बताओ एज क्या है, तो एज यहां से आई 23। अब सपोज करो कोई बुक है, तो उस बुक का प्राइस हमने पूछा, तो वो मान के चलो उस बुक का प्राइस हो सकता है कुछ इस तरीके से। अब यहां पर जो डेटा आ रहा है, उस डेटा का नेचर क्या है, वो अलग अलग है। इस डेटा का जो नेचर है, वो नेचर कैसा आपका अलग अलग नेचर है। यहाँ पर जो नेम आ रहा है, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग बोल देंगे। यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, वो बिना पॉइंट वाला नंबर है, और बिना पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इंटीजर बोलेंगे। और यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉइंट वाला, मतलब कि यहाँ पर रियल कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा अलग अलग नेचर का होता है। तो अलग अलग नेचर के डेटा को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज ने आपको यहाँ पर वेराइटी ऑफ डेटा टाइप प्रोवाइड करवाए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डेटा टाइप को यूज करेंगे और उस टाइप की वैल्यू को आप क्या कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे, प्रोसेस कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर डेटा टाइप के रिगार्डिंग लिखा है कि द सी लैंग्वेज सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ डेटा टाइप एंड दिस अनेबल द प्रोग्रामर टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप एज पर द नीड ऑफ द एप्लीकेशन। जिस टाइप के डेटा की एप्लीकेशन को या आपके सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एप्रोप्रिएट डेटा टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ डेटा टाइप आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है कि इन सिंपल टर्म्स ए डेटा टाइप टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल विल होल्ड। सिंपली जब भी हम डेटा को स्टोर करने की बात करेंगे तो हम किसी न किसी कंटेनर को यूज करेंगे, और प्रोग्रामिंग में कंटेनर किसको बोलेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल को। ये वेरिएबल किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर कंटेनर की फॉर्म में होगा, जिसमें हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो सिंपली जो आपका डेटा टाइप होता है वो इतनी सी बात बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। डेटा टाइप इतना ही नहीं बताता, डेटा टाइप की जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम और कुछ बातें भी देखेंगे कि जब आप डेटा टाइप लिखते हो तो उस केस में क्या क्या चीजें आप कंपाइलर को बता रहे होते हो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के रिगार्डिंग, या उस पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल के रिगार्डिंग जो उस डेटा को क्या करने वाला है, होल्ड करने वाला है। तो अब डेटा टाइप की बात करें, तो अगर डेटा के टाइप्स की बात करें, तो डेटा के टाइप्स में जो पहला टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप।
क्या बोलेंगे इसको हम? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास बेसिक डेटा टाइप, और इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इसमें फिर हम फर्दर हमारे पास अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करना है तो इंटीजर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको दो डेटा टाइप मिलते हैं। पहला आपको मिलता है केर और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर इंट। अगर आप रियल नंबर को प्रोसेस करने वाले हो तो रियल नंबर को प्रोसेस करने के लिए भी आपको यहाँ पर दो डेटा टाइप मिलते हैं। पहला मिलता है आपके पास फ्लोट और दूसरा मिलता है आपके पास डबल। सिंपली अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी तरह का डेटा टाइप नहीं चाहिए तो उस केस में आप हमेशा किसको यूज करोगे? वॉइड को यूज करोगे। जो दूसरी कैटेगरी होती है डेटा टाइप की उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव को कई बार हम बोल देते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इस कैटेगरी में आपके पास चार तरह के डेटा टाइप आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपके पास होगा स्ट्रक्चर, दूसरा होगा आपके पास यूनियन, तीसरा होगा आपके पास एनुमरेशन, और आखिरी में होगा आपके पास टाइप डेफिनेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए आप कौन से कीवर्ड को यूज में लेते हो? स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को काम में लेते हो। यूनियन के लिए आपका यूनियन कीवर्ड होता है। एनुमरेशन के लिए एनम कीवर्ड होता है, और टाइप डेफिनेशन के लिए आपका टाइप डेफ कीवर्ड होता है। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास आते हैं उनको आप बोलते हो डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरे नंबर पे क्या बोलोगे आप उनको? डिराइव्ड डेटा टाइप। और डिराइव्ड डेटा टाइप की जब भी बात करते हैं तो ब्रॉडली हम यहाँ पर तीन तरह के डेटा टाइप की बात करते हैं। आपका एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। अब वन बाय वन करके इनका मतलब समझते हैं कि कौन से डेटा टाइप का क्या मीनिंग होता है। तो देखो, डेटा टाइप की बात करेंगे तो हमें तीन तरह के डेटा टाइप देखने को मिलते हैं: प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। आप डिराइव्ड वाली कैटेगरी ना भी मानोगे तो भी काम चल जाएगा। आप यूं भी कह सकते हो कि डेटा टाइप आपके पास दो ही तरह के होते हैं। पहले वो जो आपको रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं, आपको सिंपली क्या करना है? उसको यूज करना है, और उसके कंटेक्स्ट में जो भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, ठीक है, आप उन प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, उनकी रेंज क्या होने वाली है, मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू कहां तक स्टोर करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक स्टोर करेंगे, ये सारी की सारी बातें जिनकी पहले से तय होती है उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरे होंगे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऐसे डेटा टाइप जिन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। मान के चलो आपको किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामर के लिए अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हो सकता है कि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रोल नंबर, नेम और क्लास स्टोर करवा रहा है। बाकी हो सकता है कि दूसरा प्रोग्रामर की जो नीड है वो अलग है, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नेम स्टोर करवा रहा है, रोल नंबर स्टोर करवा रहा है, कोर्स स्टोर करवा रहा है। इसके अलावा वो हो सकता है कि फीस भी क्या करवा रहा हो? स्टोर करवा रहा हो। तो ऐसे डेटा टाइप जिन्हें यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकता है, ऐसे डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं या उन्हीं से डिराइव्ड होकर आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोल देते हैं यहाँ पर? डिराइव्ड डेटा टाइप बोल देते हैं। जहां पर तीन होते हैं हमारे पास: एरे, पॉइंटर और फंक्शन। प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर आपको बिना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना है तो बिना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप टेर या इंट का यूज करोगे। हाँ, हमें पता है कि कैरेक्टर में तो आमतौर पे उसको लिखा जाएगा जिसको सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में रख रहे हैं, लेकिन फिर हमने ये भी तो देखा था कि सी जैसी लैंग्वेज में
जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो इंटरनली जब स्टोर होते हैं तो वो आस्की फॉर्मेट में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। या मैं यूं कहूं कि जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं सबके पास एक इंटीजर नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आस्की बोलते हैं। और अगर आपको बिना पॉइंट वाले नंबर स्टोर करवाने तो आप इंट का यूज करोगे, अगर आपको पॉइंट वाले नंबर स्टोर करवाने तो आप किसका यूज करोगे, या तो फ्लोट का यूज करोगे या फिर आप डबल का यूज करोगे। दोनों का काम सेम है, बस दोनों में फर्क क्या होता है, फ्लोट को आप बोलते हो सिंगल प्रिसिशन और डबल को आप बोलते हो यहां पर डबल प्रिसिशन। और प्रिसिशन का मतलब सिंपल सा होता है एक्यूरेसी। प्रिसिशन का सिंपल सा मतलब होगा एक्यूरेसी। या मैं यूं कहूं कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट को एक्यूरेटली स्टोर करवा पा रहे हो उससे ही आप किस नाम से पहचानोगे, प्रिसिशन के नाम से पहचानोगे। आमतौर पे जो फ्लोट होता है, फ्लोट में आप 6 से 7 डिजिट तक डेटा को क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद एक्यूरेटली स्टोर कर सकते हो। जबकि डबल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 कैरेक्टर तक आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि जो आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम IEEE जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड का हम यूज करके इनको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली स्टोर करेंगे। और नो डेटा टाइप मतलब कि जहां पर हमें किसी तरह के डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है तब हम किसका यूज करते हैं, वॉइड का यूज करेंगे। अब देखो जहां पर किसी भी तरह के डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस बात को मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि जहां पर डेटा टाइप की बाउंडेशन ही खत्म हो जाए, तो जहां डेटा टाइप की बाउंडेशन खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे उसको हम, जेनरिक प्रोग्रामिंग। तो कई बार वर्ड का यूज हम किसके लिए करेंगे, जेनरिक डेटा टाइप के लिए भी करेंगे, जेनरिक प्रोग्रामिंग। जब पॉइंटर वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम देखेंगे पॉइंटर वाले में और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कि वहां पर वॉइड का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। अब नॉन प्रिमिटिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर जिन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए। अब यहाँ पर वेराइटी आपको मिलती है, आपकी जो नीड होगी, ठीक है, आपकी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन या टाइप डेफिनेशन में से यूज कर सकते हो। डेराइव डेटा टाइप 3 होंगे आपके पास, एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी जो डेटा टाइप। जब डेटा टाइप की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी साइज, उसके बाद आता है आपका रेंज और उसके बाद आता है आपका स्टोरेज फॉर्मेट। जब आप साइज की बात करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा टाइप है वो डेटा टाइप जब मेमोरी में उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा तो वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा उसको आप किससे रेफर करोगे, साइज से रेफर करोगे। रेंज का मतलब होता है कि आप जब भी उस टाइप का डेटा टाइप यूज करोगे तो उस डेटा टाइप में मिनिमम वैल्यू कौन सी आप स्टोर करवा सकते हो और उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू कौन सी स्टोर करवा सकते हो। ध्यान रखना जो ये साइज और रेंज जो होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी साइज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी। इस बात को आप यूं समझ सकते हो कि सपोज करो आपके पास एक जार है, ठीक है, ये जार है और इस जार की कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर। कितनी कैपेसिटी इसकी, 5 लीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी रेंज क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि साहब इसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेके 5 तक होगी। इसमें जो कंटेंट आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेके 5 तक आएगा। अब मैंने इस जार की साइज को 5 से बढ़ा के 10 कर दिया, तो जब आपने इसकी साइज बढ़ाई तो इसकी रेंज भी तो बढ़ जाएगी आपके पास। अब रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके 10 तक हो जाएगी। तो जो साइज और रेंज होते हैं वो आपके एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज कम होगी रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, साइज बढ़ेगी तो रेंज भी आपकी बढ़ जाएगी। और उसके बाद स्टोरेज फॉर्मेट कि आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप वाली वैल्यू को मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाओगे। अब आमतौर पे आपके पास यहाँ कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए आप किसका यूज करते हो, स्टोर इन ASCII। जो आपका इंटीजर होगा वो सिंपली किसमें स्टोर होता है, स्टोर इन बाइनरी फॉर्म। और जो आपका रियल नंबर होते हैं, मानिए जो आपके फ्लोट एंड डबल होते हैं, फ्लोट और डबल स्टोर अकॉर्डिंग टू IEEE 754 स्टैंडर्ड या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं। IEEE का फुल फॉर्म आपको वैसे पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स।
ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कंप्यूटर की दुनिया के लिए काम करती है। तो आपका कैरेक्टर है वो आस्की फॉर्मेट में क्या होगा, स्टोर होगा। ऑफ कोर्स आस्की को फिर से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो डेटा जाएगा वो तो मेमोरी में किस फॉर्मेट में जाएगा, 0 1 के फॉर्मेट में जाएगा। इंटीजर होगा वो आपके बाइनरी फॉर्म में जाएगा, और जो रियल नंबर होंगे वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होंगे, मेमोरी में स्टोर होंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपके इंटीजर होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं वो तो सिंपल बाइनरी में स्टोर होंगे, स्टोर इन सिंपल बाइनरी। अब सिंपल बाइनरी का मतलब ये नहीं कि आगे जाके मसाले वाली बाइनरी आएगी, ये सिंपल बाइनरी। या सिंपल बाइनरी का मतलब है कि बिना किसी और तामझाम के, ठीक है, जो भी आपका नंबर आएगा उसको एज इट इज क्या करवा दिया जाएगा, मेमोरी में स्टोर करवा दिया जाएगा। जबकि जो आपके नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है, वो स्टोर होंगे, स्टोर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। किस फॉर्म में स्टोर होंगे, ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में स्टोर होंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट में फिर आप क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको इन्वर्ट करना है बिट को, इन्वर्ट दी बिट। कैसे इन्वर्ट करोगे, 0 को किस में बदल देना, 1 में बदल देना, और 1 को किस में बदल देना, आप 0 में बदल देना। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब कोई भी नंबर होगा, सबसे पहले आप उसका बाइनरी देखोगे, तो उस बाइनरी को जब आप 0 को 1 में बदल दोगे और 1 को 0 में बदल दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। और उसमें जब आप एक ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा किस में स्टोर होंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होंगे। ध्यान रखना, जो आपके रियल नंबर होते हैं, फ्लोट और डबल, उनमें भी तो नेगेटिव होता है, लेकिन वो कभी भी टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं। उनका जो स्टोर होने का तरीका होता है वो सिंपल बाइनरी में स्टोर होते हैं, लेकिन वहां तामझाम कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि वो आसानी से हम उनको क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या आपका नंबर नेगेटिव है। अब मान के चलो, मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। अच्छा कंसेप्ट है कि एक नंबर है हमारे पास, लेट से 7। नंबर क्या है हमारे पास, 7। और इस 7 को मैं 8 बिट में स्टोर करवाना चाहता हूं। कितने बिट में, 8 बिट में स्टोर करवाना चाहता हूं, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जब इसको मेमोरी में स्टोर करवाओगे तो 7 का बाइनरी क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 0 1 1 1, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने में आप बहुत अच्छे से क्या हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इसको कितने बिट में स्टोर करना है, 8 बिट में स्टोर करना है। तो ये आपके 8 बिट है, ठीक है। और इस 8 बिट में आपका क्या आ जाएगा, केवल डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो अगला जो नंबर है वो आपके पास -7 है। इस -7 को आपको मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहले तो 7 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा आपके पास, 0 1 1 1। अब कितने बिट में लिखना है आपको, 8 बिट में लिखना है। तो 3 6 और 2 8। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 5 टाइम 0, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 0 और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आप +1 कर देना। तो +1 करोगे तो 0 1 1 0 एंड देन 5 टाइम 1। अब जब ये मेमोरी में जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, 8 बिट है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना कि इस 8 बिट में जो ये आपका पहले वाला बिट है, इस पहले वाले बिट को हम बोलते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं इसको, एमएसबी बोलते हैं, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जो एमएसबी होता है ये होता है आपका साइन बिट। एमएसबी क्या होगा आपका, साइन बिट होगा। अब साइन बिट में अगर 0 रखा हुआ है इसका मतलब आपका नंबर कैसा है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ 1 रखा हुआ है इसका मतलब आपका नंबर कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग बिट होते हैं, इस रिमेनिंग बिट में आप अपने डेटा को रखते हो। किसको रखते हो, डेटा को, मानी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये किसकी बात होती है, जब आपका नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब आपका नंबर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नंबर में
जो सारे के सारे बिट होते हैं, ठीक है, उन सारे के सारे बिट किसके लिए काम में लिए जाते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए काम में लिए जाते हैं। किसके लिए काम में लिए जाएंगे? मैग्नीट्यूड के लिए काम में लिए जाएंगे। अब ये बात आपको पहले से बतानी पड़ती है कि इसमें जो डेटा आएगा वो हमेशा से पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आने के चांस होते हैं। उस केस में ये जो साइन बिट होता है वो आपका हमेशा के लिए फिक्स होता है। अगर इसमें 0 है तो वो पॉजिटिव और इसमें 1 है तो नेगेटिव। और उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। 2 क्वालिफायर हमें आगे मिलेंगे, एक मिलेगा साइन क्वालिफायर और दूसरा मिलता है हमें अनसाइन क्वालिफायर। तो जब आपका साइन क्वालिफायर होता है तो इसका मतलब होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर करवाते हो तब ये वाला फॉर्मेट काम में लिया जाता है, जहां पर एमएसबी जो होता है वो हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसके अलावा जो रिमेनिंग बिट होती है उसमें हमेशा किसको रखा जाता है? आपके मैग्नीट्यूड या डेटा को रखा जाता है। जबकि अगर आपका डेटा टाइप एक अनसाइंड क्वालिफायर के साथ में है तो इसका मतलब है कि आपने वचन दिया है कि नंबर जो आएगा वो कैसा आएगा? केवल और केवल पॉजिटिव नंबर आएगा। और जब केवल और केवल पॉजिटिव नंबर आना है तो उस केस में जितने भी बिट होते हैं वो सारी की सारी बिट किसके लिए काम में ले ली जाती है? मैग्नीट्यूड के लिए काम में ले ली जाती है। तो फिलहाल जो ये डेटा आपका स्टोर होगा वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, 1 0 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर साइन बिट आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो साइन बिट आपको यहाँ 1 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपका नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है। अब अगला चैलेंज ये होता है कि ये जो डेटा आपका लिखा हुआ है 5 टाइम 1 001, ये किसकी वैल्यू है? -7 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये -7 की वैल्यू। कैसे पता चलेगा कि -7 की वैल्यू है? तो हमें पता है कि ये डेटा जब यहां पर स्टोर हुआ होगा तो ये तो आपका क्या रहा होगा? साइन बिट। और साइन बिट आपका 1 आना इस बात की गारंटी है कि आपका नंबर कैसा है? नेगेटिव। और बाकी जो भी डेटा है, ठीक है, उसको आप वापस से क्या कर लीजिए? रिवर्स प्रोसीजर कर लीजिए तो आपको वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अरे भाई, आप कुएं में उतर गए और बाहर आना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा? रिवर्स प्रोसीजर तो करना पड़ेगा। तो जब आपने 7 को 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा था तो ये वाला नंबर मिला था। अब यहां से एमएसबी को आप इग्नोर कर दीजिए। एमएसबी को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग जो भी बिट है उन पे वापस से क्या कर दीजिए? आप रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्स प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 बार 1 है, उसके बाद 001। सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 4 बार 0 11 0। और उसके बाद क्या करना है? इसको +1 करना है। और जब +1 करोगे तो 0 + 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 1। उसके बाद 1 1 और उसके बाद 0 0 0। और ये किसके बराबर होता है? 7 के बराबर। और यहाँ एमएसबी से नेगेटिव का साइन अपने को पहले ही मिल गया था। तो इस तरीके से हम रिवर्स प्रोसीजर करके नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि कब साइन बिट काम में लेंगे, कब साइन बिट काम में नहीं लेंगे। जब आपका डेटा टाइप एक साइंड डेटा टाइप है तो उस केस में चाहे नंबर आपका भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो इसी फॉर्मेट में जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब आपका नंबर पॉजिटिव है तो वो सिंपल बाइनरी में जाएगा, और जब वो सिंपल बाइनरी में जाएगा तो साइन बिट हमेशा क्या रहेगा? 0, जो किस बात की ओर इशारा करेगा कि नंबर क्या है आपका? पॉजिटिव है। जब आपका नंबर नेगेटिव होगा तो वो नंबर स्टोर करते टाइम पे किस फॉर्म में स्टोर होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होगा। और जब वो 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होगा तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ एमएसपी पे 1 आ जाएगा। और जब एमएसपी पे 1 आया तो इसका मतलब है कि वो नंबर कैसा है? आपका नेगेटिव है। हाँ, जब आप इसको वापस से बैक ट्रैक करोगे, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही एमएसबी में आपका 1 दिखेगा तो इसका मतलब है ये नंबर कैसा है? आपका नेगेटिव। और बाकी बचे हुए कंटेंट पे आप क्या कर लोगे? यहाँ पर रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई कर लोगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ में हम और इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेटा टाइप की 3 प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलती है। साइज का मतलब होगा कि वो पर्टिकुलर टाइप का डेटा टाइप, उस टाइप का वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, कहां से कहां तक की वैल्यू हम उसके अंदर रख सकते हैं, और किस तरीके से हम उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप मॉडिफायर की। ठीक है, तो डेटा टाइप मॉडिफायर का सिंपल सा मतलब होता है कि द डेटा टाइप मॉडिफायर आर स्पेशल कीवर्ड्स, जो आपको कुछ स्पेशल कीवर्ड मिलते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में सिंपली किसकी बात करेंगे? हम साइज और रेंज की बात करते हैं ऑफ बेसिक डेटा टाइप सच एज इंट और
केयर मतलब रियल नंबर के साथ में ज्यादा कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं। और यहाँ पर टोटल कितने मॉडिफायर होते हैं? 4 मॉडिफायर होते हैं। वो 4 मॉडिफायर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका साइन, दूसरे नंबर पे आता है आपका अनसाइन, फिर आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट, और चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉन्ग। ठीक है, तो डेटा टाइप मॉडिफायर 4 कीवर्ड की फॉर्म में आपको मिलेंगे, साइन, अनसाइन, शॉर्ट और लॉन्ग। और इनका सिंपल सा काम क्या होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मिली हुई है उस बेसिक प्रॉपर्टीज में आप किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तब आप किसका यूज करोगे? यहाँ पर डेटा टाइप मॉडिफायर का यूज करोगे। एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आगे जाके हमें डेटा टाइप क्वालिफायर जैसा वर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मॉडिफायर और क्वालिफायर होते हैं, कई जगह इन दोनों चीजों को सेम ही बता रखा है कि मॉडिफायर समटाइम आल्सो नोन एज क्वालिफायर, जबकि ऐसा नहीं है। क्वालिफायर यहाँ पर अलग कीवर्ड देखने को मिलेंगे और मॉडिफायर हमें यहाँ पर ये 4 कीवर्ड देखने को मिलेंगे। जब वेरिएबल पढ़ेंगे तब हम क्वालिफायर को भी डिस्कस कर लेंगे। अब आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो साइंड और अनसाइंड होते हैं ना, इन दोनों का एक पेयर होता है, मतलब इनका एक जोड़ा होता है और इस जोड़े में से कोई एक ही एक बार में आ सकता है, दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकते। और सिमिलरली शॉर्ट और लॉन्ग का भी एक, इनका भी एक पेयर होता है और ये दोनों भी कभी साथ में नहीं आ सकते। इनमें से भी दोनों में से आपको किसी एक को ही यूज आप कर सकते हो। जब साइंड और अनसाइंड दोनों में से आपको किसी एक को यूज करना है और शॉर्ट और लॉन्ग इन दोनों में से आपको किसी एक को क्या करना होता है? यूज करना होता है। जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग होता है, ठीक है, ये किसके कंटेक्स्ट में काम करते हैं? साइज के कंटेक्स्ट में काम करेंगे। किसके कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं? ये साइज के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं कि जो वेरिएबल होगा वो मेमोरी में जितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था, अगर आप शॉर्ट लगा दोगे तो वो अप्रोक्सीमेट मेमोरी हाफ ऑक्यूपाई करने लग जाएगा। और जब आप ये उसके आगे लॉन्ग क्वालिफायर लगा दोगे तो वो अप्रोक्सीमेट डबल मेमोरी क्या करने लग जाता है? ऑक्यूपाई करने लग जाता है। जैसे मैं इंटीजर की बात करूं, अगर इंटीजर नॉर्मली 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके आगे जब आप शॉर्ट क्वालिफायर लगाओगे तो वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाता है? 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाता है। अब इससे होता क्या है? मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। आपको पहले से पता है कि जो डेटा हमारे पास आने वाला है उसकी रेंज ज्यादा नहीं होने वाली है। जब उसकी रेंज ज्यादा नहीं होने वाली है तो हमें फिर जहां मौका लगे वहां पर हमें मेमोरी को क्या कर लेना चाहिए? प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम मेमोरी ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो शॉर्ट और लॉन्ग इनमें से हम एक को यूज करेंगे, या तो शॉर्ट को यूज करेंगे या लॉन्ग को। किसके कंटेक्स्ट में काम करेंगे? साइज के कंटेक्स्ट में। और जब साइज अप्रोक्सीमेट हाफ या डबल होगी तो इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? इसकी रेंज पे भी तो आएगा। रेंज भी तो आपके क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेट हाफ या डबल हो जाएगी। जो आपका साइंड और अनसाइंड होता है, ठीक है, इनका काम होता है ये बताने के लिए कि आप किस टाइप के नंबर को स्टोर करने वाले हो। क्या आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर करने वाले हो, या केवल आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील करने वाले हो? ध्यान रखना, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कि आप केवल नेगेटिव वैल्यू को डील करो, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, या फिर सिर्फ केवल पॉजिटिव को। जब आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू को डील करना है तो आप कौन सा क्वालिफायर यूज करोगे? अनसाइंड क्वालिफायर यूज करोगे। और अनसाइंड का मतलब बिना साइन वाला, और बिना साइन वाला तो हमेशा कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर ही तो होता है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। और साइन मतलब जहां पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर के साथ में क्या करने वाले हो? डील करने वाले हो। तो आप याद रहे आपको, आप लिख सकते हो कि दी साइन क्वालिफायर, सॉरी, साइन मॉडिफायर यूज where we want to work with both positive and नेगेटिव वैल्यू। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वैल्यू के साथ डील करना चाहते हो तब आप किसका यूज करोगे? साइन क्वालिफायर का यूज करोगे। द अनसाइंड अनसाइंड मॉडिफायर यूज वेयर वी want to work with only
पॉजिटिव वैल्यू। जब आप केवल और केवल किसके साथ वर्क करना चाह रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू के साथ वर्क करना चाह रहे हो, तब आप किसका यूज करोगे, अनसाइंड क्वालिफायर का। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ काम करना चाहते हो आप साइंड क्वालिफायर का यूज करोगे। अब मैं यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेटा टाइप ब्रॉडली आपको 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। इनमें से किस डेटा टाइप के साथ में कौन कौन सा क्वालिफायर आप यूज कर सकते हो। तो मान के चलो यहां पर आपने डेटा टाइप लिखा है और इधर मैं लिख लेता हूं अलाउड मॉडिफायर, कि कौन कौन से मॉडिफायर अलाउ है। तो देखो, जब भी आपका कैर डेटा टाइप आएगा, कैर डेटा टाइप के साथ में आप केवल साइंड और अनसाइंड का यूज कर सकते हो। इसका यूज कर सकते हो, केवल आप साइंड और अनसाइंड मॉडिफायर का यूज कर सकते हो। आप शॉर्ट और लॉन्ग मॉडिफायर का यूज कैर डेटा टाइप के साथ में आप नहीं कर सकते। जब बात इंटीजर की होगी तो इंटीजर के साथ में आप साइंड भी यूज कर सकते हो, आप अनसाइंड भी यूज कर सकते हो, आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हो और आप लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। मतलब सबसे ज्यादा जो रायता फैलता है वो किसको लेकर फैलता है, इंटीजर को लेकर ही फैलता है। जो आपका फ्लोट होता है उसमें आप किसी भी तरह के मॉडिफायर को यूज नहीं कर सकते। चारों में से कोई भी मॉडिफायर आप फ्लोट के साथ में काम में नहीं ले सकते। और जो आपका डबल होता है, डबल के साथ में आप केवल और केवल किसको यूज कर सकते हो, लॉन्ग मॉडिफायर को आप यूज कर सकते हो। लॉन्ग के अलावा आप और किसी को भी डबल के साथ में यूज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल टेस्टेड टेबल है, ठीक है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब भी आपका कैरे डेटा टाइप आएगा, कैरे डेटा टाइप के साथ में आप केवल और केवल साइंड और अनसाइंड को आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स केयर के साथ में कभी भी शॉर्ट और लॉन्ग आप काम में नहीं ले सकते। लेने की कोशिश करोगे कंपाइल टाइम एरर आएगी। अगर इंटीजर आपका है तो इंटीजर के साथ में आप चारों क्वालिफायर को यूज कर सकते हो। फ्लोट के साथ आप किसी भी तरह का कोई क्वालिफायर यूज नहीं कर सकते। लिखने की कोशिश करोगे कंपाइल टाइम एरर मानी जाएगी। और डबल के साथ में आप केवल और केवल किसका यूज कर सकते हो, लॉन्ग क्वालिफायर का आप यूज कर सकते हो। अब इसमें जो होता है वो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप कौन से वाले आर्किटेक्चर के कंपाइलर को काम में ले रहे हो। अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर को काम में ले रहे हो तो 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में जो आपका शॉर्ट होता है, ठीक है, वो लिखो या ना लिखो, ठीक है, उसका किसी भी तरह का इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। देखो, शॉर्ट और लॉन्ग मेमोरी के कंटेक्स्ट में काम करते हैं। जब शॉर्ट हम लगाते हैं तो जो मेमोरी का जो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट हाफ हो जाती है। लेकिन 16 बिट कंपाइलर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। जितनी बाइट मेमोरी आपका इंट ऑक्यूपाई करेगा उतनी बाइट मेमोरी आपका कौन ऑक्यूपाई कर रहा होगा, शॉर्ट इंट भी आपका ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर की बात करते हो तो 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में आपको लॉन्ग वहां पर एक बार लिखोगे तो ये आपको काम करता हुआ नजर वहां पर नहीं आएगा। वहां पर इंटीजर भी 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है और आपका लॉन्ग इंट भी वहां पर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है। हाँ, साइन और अनसाइंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन जब आप लगाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू के साथ काम करोगे और अनसाइंड में केवल आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करोगे। एक चीज और आप ध्यान रखना कि इंटीजर के साथ में साइंड और अनसाइंड में से जब आप किसी भी तरह के क्वालिफायर का यूज नहीं करते हो तो डिफॉल्ट कौन सा चलता है आपका, साइंड। डिफॉल्ट कौन सा चलेगा, साइंड। इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी इंट लिखते हो तो इसका मतलब है कि साइंड तो इसके साथ में है, ठीक है। साइंड तो क्या है, इसके साथ में, मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू के साथ डील कर रहे हो। शॉर्ट और लॉन्ग में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में इसका अलग तरीके से बिहेव होता है और 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में इसका अलग तरीके से बिहेव होता है। तो साइंड और अनसाइंड में से जो डिफॉल्ट चलेगा वो कौन सा वाला चलेगा, आपका साइंड डिफॉल्ट, साइंड क्वालिफायर डिफॉल्ट, सॉरी, साइंड मॉडिफायर आपका डिफॉल्ट में काम करेगा। नाउ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डेटा टाइप मॉडिफायर, ये जो मॉडिफायर होते हैं इन मॉडिफायर का डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा होता है। देखो, अगर आपने इफ short is written विदाउट टाइप, अगर आपने शॉर्ट को लिख रखा है और बिना किसी टाइप के, बिना किसी टाइप का मतलब है या डेटा टाइप से, तो फिर उस केस में ये किसकी तरह काम करता है, आपका
शॉर्ट इंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में सवाल आता है इस तरीके से स्टेटमेंट देके कि बताओ इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो अगर आपने शॉर्ट को डायरेक्टली लिखा है और बिना किसी टाइप के लिखा है, मतलब आपने सिंपल ऐसा लिखा शॉर्ट और फिर मान लो ए आपने लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये एरर है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये किसी भी तरह की एरर नहीं है। जब आप शॉर्ट को बिना किसी डेटा टाइप के लिखते हो तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा होता है? शॉर्ट इंट इसका डिफॉल्ट बिहेवियर हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग इज रिटर्न विदाउट टाइप, अगर आपने लॉन्ग को लिखा है और वो भी बिना टाइप के लिखा है, तो फिर इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? लॉन्ग इंट की तरह इसका बिहेवियर हो जाएगा। इसकी तरह काम करेगा, ये लॉन्ग इंट की तरह काम करेगा। अगर आपने सेंड इज रिटर्न विदाउट टाइप, तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा? तो उस केस में ये सेंड इंट की तरह काम करेगा। अगर आपने अनसेंड को लिखा है वो भी बिना किसी डेटा टाइप के, ठीक है, तो उस केस में ये किसकी तरह काम करेगा? अनसेंड इंट की तरह काम करेगा। मतलब अगर आपने इन मॉडिफायर को बिना किसी टाइप के लिखा है तो ये हमेशा किसके साथ काम करेंगे? ये इंटीजर के साथ में काम करेंगे। अब मान के चलो आपने कुछ ऐसा लिखा है, आपने सेंड लिखा है, तो ये जो सिंपल आपने सेंड लिखा है ये किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा ये साइन इंट के बराबर है। किसके बराबर है? ये साइन इंट के बराबर है। और जब आप कहीं पर सिंपली इंट भी लिखते हो तो उसके साथ में आपका क्या चल रहा होता है? साइन बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? यहाँ पर आइडेंटिकल है, एक समान स्टेटमेंट है। आप सिंपल इंट लिखो, आप साइन इंट लिखो या सिंपली आप साइन लिखो, तीनों का जो मतलब होगा वो कैसा होता है? यहाँ पर एक समान मतलब आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो इंट, तो हमें पता है कि इंट जब आपने सिंपली लिखा तो इसके साथ में क्या आ जाएगा आपका? एक सेकेंड, अगर आपने सिंपली लॉन्ग इंट लिखा है, ठीक है, तो जब आपने लॉन्ग इंट लिखा है तो ध्यान रखना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर के साथ में साइंड और अनसाइंड में से बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला काम करता है? साइंड काम करता है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ये स्टेटमेंट आपका बराबर होगा साइंड लॉन्ग इंट के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर आपका सिंपली केयर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिंपली जब केयर लिखा हुआ होता है ये कभी भी बराबर नहीं होता है साइन केयर के। ठीक है, आप ऐसा श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते। जब सिंपली इंट लिखा है तो उसको तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वो क्या माना जाएगा? साइंड इंट माना जाएगा। लेकिन अगर सिंपली केयर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप उसको श्योरिटी के साथ में साइंड केयर नहीं बोल सकते। ये जो होता है ये आपका कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। कंपाइलर हो सकता है कि इसको साइंड केयर की तरह ट्रीट करे, या हो सकता है कि कंपाइलर इसको अनसाइंड केयर की तरह क्या करे? ट्रीट करे। तो इस स्टेटमेंट में किसी भी तरह की कोई श्योरिटी नहीं होती है। जबकि इंटीजर के केस में जो डिफॉल्ट चलता है वो कौन सा वाला चलेगा? आपका साइंड क्वालिफाइड चलेगा। तो ये कुछ आइडेंटिकल मीनिंग होते हैं कि आप साइंड लिखो या साइंड इंट लिखो या सिंपली इंट लिखो, तीनों का जो मतलब होता है वो एक समान होता है। अगर आपने लॉन्ग इंट लिखा है तो लॉन्ग इंट के साथ में साइंड क्वालिफायर आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। आप इनकी पोजिशन को आप इधर उधर कर सकते हो, उस पर रिजल्ट पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। अब हम साइज और रेंज की बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग? 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग। जब हम साइज और रेंज डिस्कस कर रहे होंगे तो उस केस में साथ में हम इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ने, तो जहां पर प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन को हम पढ़ेंगे, तो प्रिंटफ और स्कैनफ चूंकि आपके फॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं और फॉर्मेटेड फंक्शन हर एक टाइप की वैल्यू के साथ काम करने में कैपेबल होते हैं, तो उस केस में किस टाइम पे कौन सी वाली वैल्यू के साथ हम काम कर रहे हैं ये बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? वहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। तो हम साथ के साथ क्या लिख लेंगे यहाँ पर? इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी साथ के साथ लिख लेंगे। काम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मतलब जो आपका
टर्बो और बोल्डेंड वाले जो कंपाइलर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइज और रेंज को देख रहे हैं। तो मैं यहाँ डेटा टाइप लिख देता हूं। डेटा टाइप के बाद में यहाँ पर हम साइज लिख लेते हैं, और साइज जो हम लिखेंगे वो हम बाइट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? बाइट्स में। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं। और इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, पिछली बार एक सवाल आया था, यहीं से सवाल देखने को मिला था आपको फॉर्मेट स्पेसिफाइड से। ठीक है, वो रियल नंबर को लेके सवाल था। तो आपका डेटा टाइप कैर है, तो कैर मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो कैसा होता है? कौन सा वाला होता है? %C। मैं जब तक स्पेशली ना बोलूं तब तक आपको ये मान के चलना है कि सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ये आपका साइंड कैर भी हो सकता है, तो जब साइंड कैर होगा तब भी मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %C रहेगा। ये अनसाइंड कैर भी हो सकता है। अनसाइंड कैर भी मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा? इसका %C रहेगा। और चूंकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वालिफायर को हम कैर के साथ में यूज कर नहीं सकते। अगर आपका इंट डेटा टाइप है तो इंट डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %D या फिर %I। ठीक है, %I इंटीजर के लिए होता है। और जो इंटीजर होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट किसके लिए काम करता है? डेसिमल के लिए काम करता है। इसलिए आप %D लिखो या %I लिखो, बात एक ही है। हाँ, अगर आपको स्पेशली ऑक्टल के साथ में काम करना तब आपको %O लिखना होता है। और हेक्साडेसिमल के लिए जब आपको काम करना होता है तो %X लिखना होता है। और डेसिमल के लिए काम करते हैं तो %D लिखना होता है। ये ऑक्टल के लिए, ये आपका हेक्साडेसिमल के लिए, और ये हो जाएगा आपका डेसिमल के लिए। और जो कि इंटीजर बाय डिफॉल्ट किसके लिए काम कर रहा होता है? डेसिमल के लिए काम कर रहा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि चाहे तो आप %D लिख दो, चाहे तो आप %I लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये X आपका स्मॉल भी हो सकता है और ये X आपका कैपिटल भी हो सकता है। जब ये X आपका स्मॉल होगा तो उस केस में हेक्साडेसिमल में जो A to F होते हैं वो जो प्रिंट होंगे वो स्मॉल लेटर में प्रिंट होंगे। और अगर आपने इसको कैपिटल लिखा तो A to F जो प्रिंट होंगे वो किस में प्रिंट हो जाएंगे? कैपिटल में प्रिंट हो जाएंगे। आप इंट है तो इंट को आप शॉर्ट इंट भी लिख सकते हो। और हमने देखा था कि 16 बिट कंपाइलर में इंट और शॉर्ट इंट में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और वो हम इसको %D फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिख सकते हैं। ये जो शॉर्ट इंट है ये आपका लॉन्ग इंट भी हो सकता है। और जब ये लॉन्ग इंट होगा तो ये मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %l %D। अब ये इंटीजर जो है शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो ये साइन इंट भी तो हो सकता है। अब साइन इंट होगा तो इंट हो या साइन इंट, ये दोनों तो आइडेंटिकल होते हैं, तो 2 बाइट एंड %D। ये आपका अनसाइन इंट भी तो हो सकता है। और जब ये आपका अनसाइन इंट होगा तो मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और फॉर्मेट स्पेसिफाइड हो जाएगा इसका %U। अनसाइन इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड? %U। और चूंकि ये अनसाइंड है तो ये अनसाइंड लॉन्ग इंट भी तो हो सकता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट। और जब ये अनसाइंड लॉन्ग इंट होगा तो मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और फॉर्मेट स्पेसिफाइड हो जाएगा इसका %LU। लॉन्ग के लिए L और अनसाइंड इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड? U फॉर्मेट स्पेसिफाइड। अगर आपका फ्लोट है तो फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और फ्लोट के लिए आप %F या %E या %G, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप यूज कर सकते हो। %F जो होता है वो नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। %E जो होता है वो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और %G जो होता है उसमें कंपाइलर आपका नंबर के अकॉर्डिंग %F या %E में से वो खुद ब खुद क्या करता है? चूज करता है। ठीक है, आपने %G लिखा तो इसका मतलब है कि जो नंबर आपका आएगा उस नंबर के बेसिस पे आपका कंपाइलर खुद ब खुद ये डिसीजन लेगा कि मुझे उस नंबर को नॉर्मल फॉर्म में प्रिंट करवाना है या फिर साइंटिफिक फॉर्म में प्रिंट करवाना है। तो फ्लोट के लिए %F, %E या %D, इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो।
किस टाइम पे किसका यूज करोगे, ये बात आपको समझ में आ गई। और फ्लोट के साथ कोई ताम जाम तो होते नहीं है किसी भी तरह के मॉडिफायर का, तो आप यूज कर नहीं सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है आपका डबल, और डबल मेमोरी में यहाँ पर 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा आपका %lf। कौन सा वाला फॉर्मेट स्पेसिफाइड, %lf। और आखिरी में आता है आपका लॉन्ग डबल, और लॉन्ग डबल जो होता है वो मेमोरी में आपका 10 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका %L %L बाकी कहीं पर भी कैपिटल नहीं है। हाँ, हेक्साडेसिमल के लिए आप स्मॉल और कैपिटल दोनों का आप यूज कर सकते हो। अब जो ये लॉन्ग डबल की साइज है ना, ठीक है, ये लॉन्ग डबल की साइज का इसमें हमेशा से क्या रहता है, झोली रहता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन कई बार चेक इसको करते हो तो ऑनलाइन कंपाइलर इसको 16 बाइट तक भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेकिन आप 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग आप इस बात को मान के चलना कि वहां पर जो आपका लॉन्ग डबल होता है वो कितने बाइट का होता है, 10 बाइट का होता है। अब हम 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम डेटा टाइप लिखते हैं, यहां हम साइज लिख लेंगे, लेकिन वही साइज हम किस में लिखेंगे, बाइट्स में लिखेंगे। और यहां पर हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिख लेते हैं। मान के चलो कि जो डेटा टाइप है हमारा, ठीक है, वो कैर है। तो कैर में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 16 बिट हो चाहे 32 बिट हो, 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %C होगा। जो आपका सैंड केयर है, सैंड केयर भी मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %C रहने वाला है। अनसाइंड केयर मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %C रहने वाला है। आपका जो इंटीजर है वो मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर वही आपका या तो %D या फिर %I, बाकी प्रोसेस सेम है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। वही %O और %X वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर भी चलेगा। तो इंटीजर जो होता है वो 32 बिट कंपाइलर में 4 बाइट का होता है। अगर आप इसको शॉर्ट इंट करोगे तो शॉर्ट इंट यहाँ पर मेमोरी में 2 बाइट का होता है। और शॉर्ट इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका %HD। ठीक है, शॉर्ट के लिए H, और उसके बाद इंटीजर जो है वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल के लिए काम करता है, तो HD यहाँ पर हो जाएगा। शॉर्ट इंट हो गया। ऐसे ही आपका साइन इंट भी हो सकता है। जो आपका साइन इंट होगा वो मेमोरी में यहाँ पर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और साइन इंट और इंट में कोई फर्क नहीं होता है, तो %D फॉर्मेट स्पेसिफाई रहने वाला है। ऐसे ही आपका अनसाइन इंट भी हो सकता है। जब ये अनसाइन इंट होगा तो ये मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %U रहने वाला है। जो आपका शॉर्ट इंट है वो शॉर्ट साइन इंट भी हो सकता है, और वो शॉर्ट अनसाइंड इंट भी हो सकता है। तो उस केस में ये मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %HU यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो इंटीजर है वो लॉन्ग इंट भी तो हो सकता है। तो लॉन्ग इंट जब होगा तो मेमोरी में ये 4 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है। वहां पर 16 बिट कंपाइलर में इंट और शॉर्ट इंट में कोई फर्क नहीं है, या 32 बिट कंपाइलर में इंट और लॉन्ग इंट में कोई फर्क नहीं है। एंड अगेन फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज %LD। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा यहाँ पर %LD। जो आपका ये लॉन्ग इंटीजर है वो अनसाइंड लॉन्ग इंट भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग इंट लिखूं या साइन लॉन्ग इंट लिखूं बात एक ही है। अगेन 4 बाइट एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज %LU। %LU। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको मिलती है कि आप यहाँ लॉन्ग 2 बार लगा सकते हो। कितनी बार लगा सकते हो, 2 बार। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट अभी मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %LLD होगा। ठीक है, 2 बार लॉन्ग लगाया तो एल भी यहाँ पर कितनी बार लगाना, आपको 2 बार, और उसके बाद डी आपने लिख दिया। अब समझ लेने के लिए एक बार और मत लगा देना कि इस बार हम इसको 16 बाइट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही बार काम करेगा। और ये अनसाइंड भी तो हो सकता है, तो आप इसको अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट भी ये हो सकता है।
तो मेमोरी में 8 बाइट और फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा इसका परसेंटेज LLU, सब कुछ स्मॉल में है फिलहाल। उसके बाद आपका फ्लोट, और जो फ्लोट होता है वो यहाँ 4 बाइट का ही होता है, ठीक है। और वो मेमोरी में फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका %F हो सकता है, वही अगेन %E हो सकता है, और % आपका G हो सकता है। फ्लोट के अलावा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, आपका डबल हो सकता है। तो डबल मेमोरी में यहाँ पर 8 बाइट लेगा, ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा इसका %LF। क्या हो जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफाइड %LF। और जो लॉन्ग डबल है, ठीक है, वो लॉन्ग डबल यहाँ 12 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %L_f, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपका 16 बिट कंपाइलर है, 16 बिट कंपाइलर को लेके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लॉन्ग डबल हमेशा कितने बाइट का होता है, 10 बाइट का ही होता है। दिक्कत जो आती है वो 32 बिट कंपाइलर में आती है। वहां पर कई जगह आपको 12 देखने को मिलता है और कई जगह आपको 16 देखने को मिलता है। तो जब आप ऑनलाइन चेक करोगे तो वहां 16 बाइट होता है, जबकि आप जीसीसी कंपाइलर पे ऑफलाइन कोड ब्लॉक जैसे आईडी पे आप चेक करोगे तो वहां पर आपको कितने बाइट देखने को मिलता है, 12 बाइट देखने को मिलता है। बाकी किसी में किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं है। तो ये बात होगी हमारे पास साइज की। अब हम रेंज की बात और कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। रेंज आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, ना का भी सवाल आता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, जो ये फॉर्मूले हैं, कई बार इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। रेंज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो या तो हमारे पास साइंड डेटा टाइप होगा या हमारे पास अनसाइंड डेटा टाइप होगा, ठीक है। जब साइन डेटा टाइप होगा तो इसका मतलब है कि रेंज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी, और जब आपका अनसाइंड होगा तो उस केस में केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमने जब क्लास को शुरू किया था तब भी हमने देखा था कि साइंड के अंदर जो आपका एमएसबी होता है वो किसके लिए रिजर्व होता है, साइन बिट के लिए रिजर्व होता है। मतलब एक्चुअल मैग्नीट्यूड को स्टोर करने के लिए एक बिट हमें वहां पर कम मिलता है, जबकि अनसाइंड के अंदर ऐसा कोई झमेला होता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर सारा का सारा जो फील्ड होती है, सारी की सारी फील्ड में हम किसको रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को रख सकते हैं। तो साइन डेटा टाइप की रेंज कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो फॉर्मूला होता है -2n-1 टू 2n-1 और अनसाइंड डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 2n-1, ठीक है। यहां पर n का जो मतलब होगा, n इज नंबर ऑफ बिट्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। तो देखो यहां पर जब आपने डिस्कस किया था, ठीक है, मान लो कितनी भी है, ठीक है, इसमें से एक जो है, ठीक है, वो पहले वाला एमएसबी है, वो किसके लिए रिजर्व कर दिया था आपने, साइन बिट के लिए आपने रिजर्व कर दिया था। तो मान के चलो कि टोटल n बिट थी, तो n बिट में से जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो n-1 बिट में ही तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बिट तो आपने किसके लिए रिजर्व कर दी, साइन बिट के लिए। इसलिए यहां पर जो डेटा आएगा वो n⁻n-1 से आएगा। और यहां पर जो सारे के सारे जो फील्ड है, सारे के सारे जो बिट है, उसमें सब में क्या रखा जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। तो यहां पर हमने 2n लिखा है, ना कि 2n-1। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान के चलो आप इंटीजर की रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो 16 बिट कंपाइलर में। तो इंटीजर वहां कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और 2 बाइट का मतलब यहाँ पर 16 बिट, 2 बाइट का मतलब 16 बिट। तो मान के चलो जो आपका इंटीजर है वो साइन इंट है। कैसा आपका साइन इंट है, तो उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, -2 की पावर 16 - 1 टू 2 की पावर 16 - 1 और -1, दैट मीन्स -2 टू 2 - 1। अब 2 की पावर 15 किसके बराबर होता है, तो 2 की पावर 15 32,768, ठीक है। तो ये हो जाएगा -32,768 से लेके एक कम कर दो 32,767 तक, ठीक है। तो जो आपका साइन इंट होगा उसकी रेंज -32,768 से लेके कहां तक जाएगी, 32,767 तक जाएगी। और अगर मान के चलो यही आपका
अनसाइंड इंट होता, ऐसा होता आपका अनसाइंड इंट होता, तो उस केस में इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते, -2⁻16 तो ये हो जाता आपका 0 से लेके 2⁻16 कितना होता है 65,536, और 65,536 में से एक कम किया तो 65,535। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंड और अनसाइंड डेटा टाइप की क्या कर सकते हो, रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, आजकल नंबर पूछना बंद कर दिया है। ठीक है, कि बताओ साइन डेटा टाइप है उसके रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसा होगा, या फिर अनसाइन डेटा टाइप है उसके रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसा होगा। या ऐसा दे दिया जाएगा कि एक सिस्टम जहां पर आपका इंटीजर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है या इंटीजर आपका 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वाला उसके एक्चुअल रेंज को कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, कई बार -1 नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह क्या कर देगा 2⁻16 कर देगा माइनस वाले में। ठीक है, कई बार यहाँ पर -1 नहीं करेगा, तो ऐसे 4 ऑप्शन बना के देगा। आपको फॉर्मूला याद है और लॉजिक के साथ में याद है तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। यहाँ पर n में से एक कम क्यों किया, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक बिट हमने किसके लिए रिजर्व कर दिया था, साइन बिट के लिए रिजर्व कर दिया था, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, जो वैल्यू आ रही थी, वो एक्चुअल में n-1 बिट में ही आ रही थी। तो उम्मीद करते हैं ये डेटा टाइप वाला पोर्शन आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, तो जब भी हम बात वेरिएबल की करते हैं तो वेरिएबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसको मेमोरी कहां मिलेगी, आपके रैम में मेमोरी मिलेगी। अब रैम का जो कुछ हिस्सा होता है, ठीक है, वो आपके सी के प्रोग्राम के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। रैम का कुछ हिस्सा सी के प्रोग्राम के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। कितना हिस्सा रिजर्व किया जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले आर्किटेक्चर का कंपाइलर आप यूज कर रहे हो। अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच गिवन होती है कि आप टोटल जो मेमोरी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 65,536 बाइट मेमोरी मिलती है। टोटल मेमोरी कितनी मिलेगी, 65,536 बाइट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 64 किलो बाइट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो मेमोरी मिलेगी रैम का कितना हिस्सा मिलेगा आपको, 64 किलो बाइट मेमोरी मिलेगी, जो कितने बाइट होंगे, 65,536 बाइट होंगे, और ये 65,536 बाइट कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो जो आपका पहले वाला जो बाइट होगा उसको आप बोलोगे 0 नंबर, और जो आखिरी वाला बाइट होगा उसको आप बोलोगे 65,535 नंबर का बाइट आप बोलोगे। अब इस रैम में कहीं ना कहीं पर आप क्या रखोगे, डेटा को रखोगे। कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप यहाँ पर डेटा को रखोगे। अब आपने यहाँ पर डेटा को आप रखना चाह रहे हो, ठीक है, उसके बाद आगे आप इसको एक्सेस भी करना चाह रहे हो, तो ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो आपका मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को आप एक नाम देना चाह रहे हो। क्या देना चाह रहे हो, आप एक नाम देना चाह रहे हो, और सपोज करो आपने इसको नाम दे दिया ए। तो जैसे आपने किसी मेमोरी लोकेशन को नाम दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, वेरिएबल बन जाएगा। तो सिंपली वेरिएबल का मतलब ये इतना सा होता है कि वेरिएबल मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का जो नाम आपने दिया है उस नाम को ही आप क्या बोलते हो, वेरिएबल बोलते हो। और उसका काम सिंपल सा होता है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या करवाना, डेटा या वैल्यू को स्टोर करवाना। तो वेरिएबल के रिगार्डिंग आप लिख सकते हो वेरिएबल क्या होता है, तो लिख सकते हो कि ए वेरिएबल इज नेम्ड लोकेशन, नेम्ड लोकेशन इन memory which is used for store or hold value। ठीक है, मेमोरी में एक लोकेशन जिसका नाम है और उसका काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना या होल्ड करके रखना। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कई बार आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेज कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही यही होता है म्यूटेबल, जिसमें आप क्या कर सको, बदलाव कर सको, चेंजेज कर सको। उसके बाद जो वेरिएबल का जो नाम होगा, द नेम ऑफ वेरिएबल
मस्ट फॉलो आइडेंटिफायर रूल्स। ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल बनाते टाइम पे जो आइडेंटिफायर के रूल्स है उनको आपको ध्यान में रखना होगा वेरिएबल बनाते समय। कैसे बनाओगे वेरिएबल? तो वेरिएबल बनाने का सिंपल सा सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद आप लिखते हो यहाँ पर वेरिएबल का नेम। सबसे पहले आपने क्या लिखा? डेटा टाइप, और डेटा टाइप लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखते हो वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है डेटा टाइप लेट से इंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लेट से आपने रख दिया नम। तो पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो कर रहा है? तो यस, ये आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो कर रहा है। कौन सा डेटा टाइप? इंट। हम 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और 16 बिट आर्किटेक्चर में जो आपका इंट होता है वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो आपका जवाब होगा कि वो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रैम के अंदर ये एक ब्लॉक बना होगा। रैम के अंदर ये ब्लॉक बना होगा कितने बाइट का? 2 बाइट का ये ब्लॉक बना होगा, और उस 2 बाइट के ब्लॉक में ब्लॉक का जो नाम है वो नाम क्या रखा आपने? नम। और इसके अंदर क्या रखा जाएगा? आपका डेटा रखा जाएगा। इसके अंदर क्या रखा जाएगा? डेटा। फिलहाल आपने इसमें किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं रखा है, तो फिलहाल आपने किसी भी तरह का डेटा नहीं रखा है, इसीलिए इसके अंदर क्या बैठा है? एक ऐसी वैल्यू जो आपने प्रिडिक्ट नहीं की है, और जो वैल्यू आपने प्रिडिक्ट नहीं की है या आपने उसमें प्रोवाइड नहीं करवाई है, वो आपकी नजर में क्या है? यहाँ पर गार्बेज वैल्यू। क्या है यहाँ पर आपकी नजर में? गार्बेज वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइट्स की फॉर्म में वो डिवाइड होती है। अभी हमने बोला कि जो इंटीजर है वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? आपका 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब ये वाला जो ब्लॉक बना होगा वो कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। ठीक है, ये पहले वाला बाइट और ये दूसरे वाला बाइट जहां ये मेमोरी में बना होगा, ठीक है, इसके कुछ ना कुछ नंबर भी तो रहे होंगे। सपोज करो वो नंबर है 1018, और आगे वाला नंबर क्या होगा इसका? 1019। 1018 और 1019, ये दोनों क्या है यहाँ पर? मेमोरी लोकेशन। क्या है यहाँ पर? दोनों मेमोरी लोकेशन। तो आप कह सकते हो कि इसका नाम क्या है इस ब्लॉक का? तो आप कहोगे कि इसका नाम क्या है? नम। इस नम में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहां पर क्या रखा हुआ है? गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। और जो ये 1018 और 1019 क्या है? ये क्या है यहाँ पर? मेमोरी लोकेशन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ नम की मेमोरी लोकेशन क्या है? तो आपका जवाब होगा 1018 या 1019 या 1018 और 1019। ऐसे समझो इस बात को, ठीक है, कि आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, और आपने किसी कॉलोनी में 4 मकान आपने एक साथ ले लिए, ठीक है, और वो मकान के नंबर आपके 13, 14, 15 और 16। ठीक है, किसी कॉलोनी में आपने 4 मकान क्या कर लिए? एक साथ ले लिए। अब सपोज करो मैं कभी आपसे मिला, ठीक है, और मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बता दिया। तो फिर मैंने बोला कि बताओ आपके मकान नंबर क्या है? तो आप क्या बोलोगे मेरे को? मकान नंबर, कि मेरे मकान नंबर 13, 14, 15, 16, ऐसा बोलोगे? या सिंपल आप ये बोल दोगे कि मेरे मकान नंबर 13 है? ठीक है, आप अगर डिसेंटली बिहेव करोगे तो आप यही बोलोगे कि मेरे मकान नंबर क्या है? 13 है। और जब मैं 13 नंबर के मकान में जाऊंगा ना, उसके बाद मुझे वहां जाने के बाद मेरी आंखें खुल जाएगी कि 13 ही नहीं, 13 से लेके 16 तक का पूरा रायता इन्हीं के यहीं फैला हुआ है। तो जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस में हम स्टार्टिंग वाले की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एड्रेस में हम स्टार्टिंग वाले की बात करेंगे। और स्टार्टिंग वाला जो एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ नम की मेमोरी लोकेशन क्या है? तो आप बोलोगे 1018। क्या है नम की मेमोरी लोकेशन? 1018। और ये बात सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसके आगे वाला जो बाइट है वो भी किसके लिए रिजर्व है? नम के लिए रिजर्व है। मतलब आगे जो फ्री ब्लॉक है वो 1020 है। फ्री ब्लॉक कौन सा है? 1020 है। 1018 और 1019 ये दोनों तो किसके लिए रिजर्व है? आपके नम के लिए रिजर्व है। ऑफ कोर्स जब ये डेटा जाएगा तो वो तो बिट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, तो 8 बिट इसके हो जाएंगे, 8 बिट इसके हो जाएंगे, टोटल जो होगा वो कितना? 16 बिट आपको मिल जाएगा। लेकिन एड्रेस जब होता है वो बाइट की फॉर्म में ही होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल के एड्रेस की बात करोगे तो हमेशा स्टार्टिंग बाइट के एड्रेस की बात करोगे, और स्टार्टिंग बाइट के एड्रेस को ही आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर बेस एड्रेस बोलते हो। अगर यही आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लिया होता तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता? 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता। तो वहां पर भी जो एड्रेस होगा उसका वो हमेशा आप स्टार्टिंग बाइट वाले एड्रेस को ही आप मान के चलोगे।
या जब भी मेमोरी लोकेशन की बात आएगी तो हमेशा स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस को ही हम रेफर करेंगे। तो ये कहानी थी किसकी, वेरिएबल को लेके। अब जो वेरिएबल का जो सिंटैक्स अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहले क्या लिख दो, डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद में क्या लिख दो, वेरिएबल का नेम। ये इसका अधूरा सिंटैक्स है, ठीक है। इसका प्रॉपर सिंटैक्स जब हम देखते हैं, हालांकि ये परफेक्टली काम करेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली डेटा टाइप लिखिए, डेटा टाइप के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखिए, ये धूमधाम से चलेगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है। प्रॉपर सिंटैक्स कैसे लिखोगे आप प्रॉपर सिंटैक्स? तो प्रॉपर सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा जाता है स्टोरेज क्लासेस। सबसे पहले लिखा जाएगा आपका स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास के बाद में आपका लिखा जाएगा टाइप क्वालिफायर। टाइप क्वालिफायर के बाद में आपका लिखा जाएगा टाइप मॉडिफायर। टाइप मॉडिफायर के बाद में लिखा जाएगा डेटा टाइप। और डेटा टाइप के बाद में लिखा जाएगा आपका वेरिएबल का नेम। ये इसका प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आप स्टोरेज क्लास लिखते हो, उसके बाद टाइप क्वालिफाइड लिखते हो, उसके बाद टाइप मॉडिफाइड लिखते हो, उसके बाद डेटा टाइप लिखते हो, और डेटा टाइप के बाद में आपको लिखना होता है वेरिएबल का नेम। अब यहाँ पर हर एक का क्या मतलब है, हालांकि आगे जब इनके सेपरेट चैप्टर आएंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोरेज क्लास चार में से कोई एक हो सकती है, या तो ऑटोमेटिक, या स्टैटिक, ठीक है, या तो यहां पर ऑटो कीवर्ड आएगा, या यहां पर स्टैटिक कीवर्ड आएगा, या फिर यहां आपको रजिस्टर कीवर्ड देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहां पर एक्सटेंड कीवर्ड देखने को मिलेगा। मतलब स्टोरेज क्लासेस आपके पास चार तरह की हो सकती है, ठीक है। या तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होगी जिसके लिए कीवर्ड आपका ऑटो होगा, या स्टैटिक स्टोरेज क्लास, या रजिस्टर स्टोरेज क्लास, या एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास जिसके लिए कीवर्ड आपका एक्सटर्न होगा। जब आप इनमें से किसी भी तरह की स्टोरेज क्लास आप मेंशन नहीं करते हो, तो जो ऑटो होता है वो कैसा होता है आपका डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। जो ऑटो होता है वो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है। अब वैसे स्टोरेज क्लासेस बताती क्या है, ठीक है। देखो स्टोरेज क्लासेस आपके वेरिएबल के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताती है। पहली कि वो वेरिएबल कहां जाके स्टोर होगा। अब कहां जाके स्टोर होगा, अभी तो हमने बोला था कि वो तो मेमोरी में जाके स्टोर होगा। वो मेमोरी के अलावा सीपीयू के रजिस्टर में जाके भी स्टोर हो सकता है। तो वेरिएबल को स्टोर होने की दो पॉसिबिलिटी है, मतलब लोकेशन दो है, या तो वो रैम में जाके स्टोर होगा, या फिर वो सीपीयू रजिस्टर में जाके स्टोर होगा। तो जब आप रजिस्टर कीवर्ड आप लिखते हो या रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप जब मेंशन करते हो, तो उस केस में ऐसे रिक्वेस्ट करते हो आप कि रजिस्टर अगर खाली है तो हमारे वेरिएबल को कहां पर जगह दे दी जाए, रजिस्टर में जगह दे दी जाए। अब नहीं होगा तो ऐसे रिक्वेस्ट को कंपाइलर इग्नोर कर सकता है। बाकी ऑटो स्टैटिक और एक्सटर्न इनमें जो मेमोरी मिलती है वो हमेशा रैम में ही मिलती है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो वेरिएबल है वो कौन से वाले लोकेशन पे स्टोर होगा। दूसरी चीज स्टोरेज क्लास आपको ये बताएगी कि आपका जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या रहने वाला है, उसका दायरा क्या रहने वाला है, वो कहां से लेके कहां तक क्या है एक्सेसिबल है। तीसरी चीज स्टोरेज क्लास ये बताती है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी लाइफ क्या रहने वाली है, मतलब वो कब तक मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको कौन बताती है, स्टोरेज क्लास। जब आप किसी भी तरह की स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, तो उस केस में कौन चलता है आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास चलता है। उसके बाद आता है टाइप क्वालिफायर। और टाइप क्वालिफायर या तो आपका कॉन्स्ट हो सकता है, या फिर आपका वो वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। तो टाइप क्वालिफायर का यूज हम किस लिए करते हैं, वेरिएबल म्यूटेबल या उसका ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइप क्वालिफायर का यूज करते हैं। देखो हमने शुरू में भी बोला था कि टाइप क्वालिफायर और टाइप मॉडिफायर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। टाइप क्वालिफायर आपका वेरिएबल म्यूटेबल है या नहीं है, या उसके ऑप्टिमाइजेशन उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, या तो कॉन्स्ट का यूज करेंगे या फिर हम वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। अब जब हम कॉन्स्ट लिखते हैं तो उस केस में जो वेरिएबल बनता है, ठीक है, उस केस में मान के चलो मेमोरी में कोई भी वेरिएबल बना
और ये किससे बना आपका, कॉन्स्ट कीवर्ड से बना है। किससे बना आपका, कॉन्स्ट कीवर्ड से बना है। तो उस केस में यहाँ एक बार जो डेटा आ गया, ठीक है, उस डेटा को आप कभी भी बदल नहीं सकते। और जब आप कभी भी नहीं बदल सकते हो तो इस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको हम, कांस्टेंट वेरिएबल, कि हम उसकी वैल्यू को नहीं बदल सकते। और सिंपल जब वेरिएबल होता है तो उसका तो नेचर ही यही होता है कि उसकी वैल्यू को हम कई बार क्या कर सके, बदल सके। और एक होता है आपका वोलेटाइल कीवर्ड, ठीक है, जो आमतौर पर ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जब आपका मॉडिफायर की बात होती है तो मॉडिफायर को तो हमने धूमधाम से डिस्कस कर ही लिया है कि या तो हम सैंड का यूज करेंगे यहां पर, या अनसैंड का यूज करेंगे, या हम शॉर्ट का यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पर लॉन्ग का यूज करते हैं। अब किस टाइम पे किसको यूज करना है ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आपका यहाँ पर कैर हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या फिर वो आपका डबल हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक होगा। और उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्ली वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये प्रॉपर सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, ठीक है, तो वेरिएबल किस तरीके से बनेगा ये बात आपने समझ ली। अभी अभी हमने देखा था कि जब हमने वेरिएबल बनाया था तो उस वेरिएबल में किसी भी तरह की वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं करवाई थी, ठीक। तो उसमें क्या रखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट गार्बेज रखा हुआ था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होगा, प्रोवाइड वैल्यू टू द variable is termed as initialization of variable है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला सिंबल होता है इज यूज फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो किस तरीके से इनिशियलाइज करवाएंगे हम, ठीक है, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वेरिएबल का नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू। अब देखो यहाँ वेरिएबल का नाम लिखने से पहले उसका डिक्लेरेशन कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने लिखा होगा डेटा टाइप। मैं छोटे वाले सिंटैक्स को लिख लेता हूं यहाँ पर, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद में आपको लिखना होगा यहाँ पर वेरिएबल का नेम। उसके बाद आपको लिखना होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू यहां से प्रोवाइड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा लिखा है कि इंट num1, और फिर आपने लिखा इंट num2 असाइन 33, और फिर आपने लिखा num1 असाइन 44। तो देखो मेमोरी में हुआ क्या होगा, सबसे पहले 2 बाइट का एक ब्लॉक बना होगा। ये आपका 2 बाइट का ब्लॉक बना। इस 2 बाइट के ब्लॉक का नाम क्या है, num1। 2 बाइट के ब्लॉक का नाम क्या है यहाँ पर, num1। अब मैं जब भी वेरिएबल के एड्रेस की बात करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर एक एड्रेस लिखूंगा, और वो कौन सा वाला होगा, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होगा। मान के चलो कि वो क्या है आपका 1000। फिलहाल यहाँ पर क्या रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया, किस नाम से, num2 के नाम से। मान के चलो उसका जो बेस एड्रेस है वो 2000 है, और आपने इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, 33। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। उसके बाद आपने बोला num1 असाइन 44। तो अब इस num1 में जो भी पहले वैल्यू थी, दैट मीन जो भी गार्बेज था, वो गार्बेज वैल्यू किससे ओवरराइट हो जाएगी, 44 से ओवरराइट हो जाएगी। मतलब अब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी। तो आप
यहां से num1 क्या है यहां पर, नेम ऑफ वेरिएबल। num1 क्या है यहां पर, नेम ऑफ वेरिएबल। 1000 क्या है यहां पर, एड्रेस ऑफ num1। ये क्या हो जाएगा आपका num1 का एड्रेस, एंड 44 वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उसमें कई बार किसी भी तरह का क्या कर सकते हो, आप उसमें चेंजेज कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होती है इस असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड, और ये होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड। अब कई बार जब आप कोडिंग करोगे तो कोडिंग करते टाइम पे आपको दो एरर हमेशा देखने को मिलती है। पहली होती है एल वैल्यू के नाम से, और दूसरी होती है आर वैल्यू के नाम से। ठीक है, एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट वैल्यू और आर वैल्यू का मतलब राइट वैल्यू। ध्यान रखना, जब कभी भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कुछ भी गलत लिखा है तो उस केस में जो एरर आती है वो हमेशा क्या आएगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड की एरर आती है। और जब कभी भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में कुछ भी गलत लिखा है तो उस केस में जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी, आपकी आर वैल्यू के नाम से एरर आती है। तो जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि राइट साइड में लिखा हुआ जो कंटेंट आता है वो किस तरफ आने की कोशिश करता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आने की कोशिश करता है, राइट साइड वाला कंटेंट। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का जो काम करने का तरीका है, जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। या मैं यूं कहूं कि राइट साइड में लिखा हुआ कंटेंट यहां आने की कोशिश करेगा, और जब यहां आने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग में जब भी बात स्टोर करने की आएगी तो केवल और केवल यहां पर क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। केवल और केवल यहां पर क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल को मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि भैया केवल और केवल क्या होनी चाहिए, मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। अगर मेमोरी लोकेशन नहीं है तो उस केस में यहां पर हमेशा क्या आएगी, एरर आएगी। हाँ, राइट साइड में कोई वैल्यू भी हो सकती है, सॉरी वैल्यू तो सभी होगी, ठीक है। कोई लिटरल भी हो सकता है, लिटरल मानी जो डायरेक्ट कांस्टेंट लिखा हुआ होता है, जैसे 33 44, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर लिटरल से। आप चाहो तो यहाँ पर किसी कांस्टेंट वेरिएबल को भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक्सप्रेशन के अलावा यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल भी हो सकता है। ठीक है, सब कुछ अलाउ है। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में केवल और केवल क्या चाहिए, मेमोरी लोकेशन चाहिए। केवल और केवल क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, क्योंकि राइट साइड में लिखे हुए कंटेंट को हमें होल्ड करना होता है लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करने का तरीका होता है। एक चीज और आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आपने बोला ए असाइन 33, आप इसको कभी भी ए इक्वल टू 33 नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब भी आप ए इक्वल टू 33 बोलते हो तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये जो होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और जो डबल टाइम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्या ए में रखा हुआ कंटेंट 33 के बराबर है क्या, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ए असाइन 33 या 33 इज असाइन टू ए। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। पहला आप बोल सकते हो कि ए पहला आप बोल सकते हो ए असाइन 33, या दूसरा आप बोल सकते हो कि 33 इज असाइन टू ए। इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक हो आप इक्वल टू बोलने से बचना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इक्वल टू का सिंपल सा मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे होते हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जो वेरिएबल होते हैं वो स्कोप के आधार पे, ठीक है, मतलब दायरे के आधार पे वेरिएबल दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके लोकल वेरिएबल और दूसरे होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आप किन्हें बोलोगे, लोकल वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक। किसी ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है तो उस केस में उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। और उसका जो स्कोप होगा वो लोकल ही होगा, मतलब विद इन द फंक्शन या विद इन द ब्लॉक। और प्रोग्रामिंग में ब्लॉक बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा इंट ए असाइन 44, तो ये जो ए है, इस ए का जो स्कोप है वो क्या है, विद इन द ब्लॉक, क्योंकि ये कहां बना है, इसी ब्लॉक के अंदर बना है। अब मान के चलो फंक्शन अभी कैसे बनाते हैं हमें नहीं आता है, लेकिन मान के चलो कि ऐसे बनते होंगे कि एक नाम लिखा ऐसा डेमो और ये ऐसा फंक्शन बन गया। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझ लो। और आपने लिखा इंट बी असाइन
55, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी क्या है, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर बी भी क्या है, लोकल वेरिएबल। ए जो बना है वो ब्लॉक के अंदर बना है, बी जो बना है वो किसी फंक्शन के अंदर बना है। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर बनते हैं उनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, विद इन द ब्लॉक या विद इन द फंक्शन ही होता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। और जब बात ग्लोबल वेरिएबल की आएगी, जब बात आपके ग्लोबल वेरिएबल की आएगी, तो ग्लोबल वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है कि डिक्लेयर्ड आउटसाइड, declared outside any block or function। या मैं यूं कहूं सिंपल सा कि भैया इन कर्ली ब्रेसेस के झमेले से बाहर कहीं पर भी अगर आपने कोई वेरिएबल बना रखा है तो ऐसे वेरिएबल को आप क्या बोलोगे, हमेशा ग्लोबल वेरिएबल बोलोगे। और ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, आप उसको कहीं से भी किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप और समझ लीजिए, मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, मान के चलो आपने 5 वेरिएबल बना रखे हैं, ए बी सी डी और ई। तो होगा क्या, यहां पर 5 वेरिएबल बनेंगे, ए 2 बाइट का ब्लॉक, बी 2 बाइट का ब्लॉक, सी 2 बाइट का ब्लॉक, डी एक 2 बाइट का ब्लॉक और ई यहां पर एक 2 बाइट का ब्लॉक। मान के चलो एड्रेस है इसका 100, 200, 300, 400 एंड 500। फिलहाल जो है वो पांचों वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। अब आप ये चाहते हो कि इन पांचों वेरिएबल में एक वैल्यू चली जाए 22। आप पांचों वेरिएबल को एक समान वैल्यू से क्या करवाना चाहते हो, इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, किससे, 22 से इनिशियलाइज करवाना चाहते हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप लिख सकते हो ए असाइन 22, बी असाइन 22, सी असाइन 22, डी असाइन 22 एंड ई असाइन 22। तो होगा क्या, सब में वैल्यू क्या चली जाएगी, यहां पर 22 चली जाएगी। सब में वैल्यू क्या चली जाएगी, 22 चली जाएगी। सबसे पहले यहां पर ए में वैल्यू 22, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में और फिर ई में। आप चाहते तो इन दोनों की जगह एक सिंगल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते थे, और वो सिंगल स्टेटमेंट आप कैसे लिखते, ऐसे, इंट ए असाइन 22, बी असाइन 22, सी असाइन 22, डी असाइन 22 एंड ई असाइन 22। आप इस तरीके से भी इन स्टेटमेंट को आप लिख सकते थे जब आपको इस तरीके से करना था। अब अगर आप चाहो तो इन 5 स्टेटमेंट की जगह आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इन 5 स्टेटमेंट की जगह आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, और वो सिंगल स्टेटमेंट कैसा होगा, ए असाइन, बी असाइन, सी असाइन, डी असाइन, ई असाइन 22। अब इसको समझते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। देखो अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, राइट टू लेफ्ट काम करता है। राइट में रखा हुआ कंटेंट किस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है। अब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कई बार आ रहा है, ठीक है, और जब एक ऑपरेटर कई बार आता है, ठीक है, या सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एक साथ आते हैं, तो उस केस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम करती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती है। तो सबसे पहले जाएगा राइट साइड में, और जो आपका 22 है वो किस में जाएगा, यहां पर ई में जाएगा। तो ई में वैल्यू क्या चली जाएगी, यहां से 22 चली जाएगी। उसके बाद ई में रखा हुआ कंटेंट किस में जाएगा, डी में। फिर डी में रखा हुआ कंटेंट किस में जाएगा, सी में। मैंने क्या बोला, 22 किस में जाएगा, ई में। फिर हमने ये नहीं बोला कि 22 किस में जाएगा, डी में जाएगा। हमने बोला कि ई में रखा हुआ कंटेंट किस में जाएगा, डी में। फिर डी में रखा हुआ कंटेंट किस में जाएगा, सी में। सी में रखा हुआ कंटेंट किस में जाएगा, बी में। और बी में रखा हुआ कंटेंट किस में आ जाएगा, यहाँ पर ए में आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि यहां से वैल्यू 22 किस में गई, ई में। फिर ई की वैल्यू 22 है जो किस में गई, डी में। फिर डी की वैल्यू 22 है जो किस में इनिशियलाइज हुई, सी में। फिर सी में वैल्यू 22 है जो बी में इनिशियलाइज हुई, और फिर बी में वैल्यू 22 है वो किस में इनिशियलाइज हो गई, ए में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हो, सिंगल लाइन में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ध्यान ये रखना होता है कि आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है, आपका राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो इस तरीके से आप इन स्टेटमेंट को लिख सकते हो। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।